नमस्कार। आज हम लेसन 3 की बात करेंगे जो मुद्रा, बचत और साख है। उसके पहले जो हम आज तक पढ़े हैं उसका थोड़ा सा एक बार रिव्यू दे देते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देते हैं ताकि आप को समझना और आसान हो जाए, क्योंकि पिछला रिवीजन भी हो जाएगा और आगे भी सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने पहले देखे थे, फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें देखे थे कि आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती थी जिससे काम करके, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती थी जिसमें हम काम करके आय की प्राप्ति करते थे। ठीक। अच्छा, आय प्राप्ति करने में हम देखे थे अपने समाज में तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। कुछ लोग जंगल से वस्तु को प्राप्त करते हैं, जैसे जो आयुर्वेदिक दवा बेचते हैं वे जंगल में जाते हैं और वो अपनी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को वहाँ से खोज कर लाते हैं और बेचते हैं। या फिर जो लकड़ी बेचता है तो वो जंगल से लकड़ी लाता है, या फिर चंदन की सप्लाई हो, चाहे जो चीज़ भी हो, जंगल से अगर किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त कर रहा है और लाकर समाज में बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार का काम कर रहा है, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते थे। उसी प्रकार देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो कि पशुपालन करते हैं, मतलब किसी प्रकार के वे जानवर को रखते हैं। जैसे गाय पाल लिए हैं, या फिर भैंस पाल लिए हैं, या फिर मुर्गी पाल लिए हैं, बतख पाल लिए हैं, तो वे भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते थे। उसके बाद हम देखे थे कि कुछ लोग ये खेती बाड़ी नहीं करते हैं फिर भी वे रुपया कमाते हैं। क्या उद्योग धंधा वो लगा लिए हैं, वो उद्योग धंधा लगा लिए हैं। वो क्या करते हैं कि इनकी वस्तुओं को प्राप्त कर और उनको मॉडिफाई करके नया चीज़ में बदल देते हैं। बात नहीं समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए एक कृषक धान उपजाता है, ठीक है। धान को खरीद कर इन्होंने क्या किया कि उस धान से चावल बना दिया और चावल की सप्लाई मार्केट में कर दिया। तो इसने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं उत्पादन की गई थी उसको अपना उद्योग धंधा से बेच दिया और इसे भी आय की प्राप्ति हो गया, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आ गया। उसके बाद हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, इसको सेवा क्षेत्र के रूप में भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र के रूप में ये क्या करता है, ये प्राथमिक और द्वितीय के बीच में सेवा देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ उपजाया और इसने क्या किया, गेहूं से द्वितीय क्षेत्र में आटा बना। गेहूं जो था ये किसान के घर पे था। गेहूं उपजाया और उपजाने के बाद किसान ने क्या किया, अपने घर पे रखा और उसके बाद इस किसान के घर से द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग लगाया हुआ है काफ़ी दूर पर है, तो इसका जो गेहूं है इसके उद्योग में पहुंचने के लिए किसी न किसी प्रकार की यातायात की ज़रूरत है, मतलब गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी पर लदाएगा तब ना फैक्ट्री तक जाएगा, चाहे इंडस्ट्री तक जाएगा। तो जो बीच में क्या किया, सेवा देने का काम किया। इस गेहूं को इसके घर से, किसान के घर से उठाकर और इस द्वितीय क्षेत्र वाले के उद्योग तक पहुँचाने का जो काम किया, उस व्यक्ति को हम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। या फिर ये जैसे यातायात हो गया। मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो बहुत प्रकार से आप जा सकते हैं। बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का भाड़ा पे करते हैं, चुकाते हैं। क्या दिल्ली पहुंचने के बाद ट्रेन आपको दे देता है? अरे ट्रेन का भाड़ा दिए हैं, उसने क्या किया, आप ट्रेन का दाम थोड़े दिए हैं। उसने आपको सेवा ये किया कि आपको क्या किया कि मोतिहारी से उठाया और दिल्ली छोड़ दिया। तो वे सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं और पैसा कमा लिया। उसने ना तो खेती बाड़ी किया, न उद्योग धंधा डाला, बस इसने क्या किया, लोगों की सेवा करके किसी प्रकार की आय की प्राप्ति कर लिया। बैंकिंग भी ऐसे ही होता है। बैंकिंग में क्या होता है, हम अपने पैसे को रखते हैं और वो सेवा देता है और उसके बदले में वो कुछ टैक्स काटता है। इंटरनेट फैसिलिटी, आज हर घर आप अगर हमको देख रहे हैं या फिर हम कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो सारा का सारा इंटरनेट फैसिलिटी का ही कमाल है। इंटरनेट फैसिलिटी क्या करता है, इंटरनेट फैसिलिटी हमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑनलाइन चीज़ों को हम देख पाते हैं। ठीक है। और ये भी एक प्रकार का सेवा करने का ही काम करता है। इसमें हमें थोड़े कोई वस्तु मिलता है, वो बस एक प्रकार का फैसिलिटी अवेलेबल करा देता है कुछ पैसा चुकाने के बाद, और उसके बाद हम काम कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो गतिविधि हम देखे, सारा का सारा जो रामलीला देखे, इसके पीछे एक ही चीज़ था कि हम किसी तरह आय की प्राप्ति करें। और उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में देखे थे कि आय क्या होता है। हमने देखा था कि आय प्राप्त करने, आय जो होता है, हम अपनी आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप हमें अगर
आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारा आय कहलाता है। जैसे अगर हम एक किसान हैं और हमने गेहूँ उपजाया हो और लास्ट में हमने गेहूं को बेच देते हैं और गेहूं के बेचने से हमको 5,000 रुपये की प्राप्ति हो जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि आय है। लेकिन वास्तव में वो आय नहीं है, उसमें खर्च को घटाएंगे उसके बाद जो एक्यूरेट निकलेगा वो आय होगी। ठीक है। उसी प्रकार अगर उद्योग धंधा अगर कोई व्यक्ति डाला है, उसको अगर 10,000 रुपये मिलता है तो वो उसकी आय हो गया। उसी प्रकार अगर इंटरनेट फैसिलिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है, उसको 5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो उसकी आय हो गया। अच्छा, आय को प्राप्त करने के हम 2 माध्यम देखे थे कि आय को प्राप्त करने के लिए हम 2 विधि का प्रयोग करते हैं, एक तो मानसिक श्रम करके और दूसरा शारीरिक श्रम करके। ठीक है। उसके बाद आज का जो इस सारा का सारा जो मामला है आय, आज का जो आय क्या होता है, तो आय को हम देखे थे कि या तो मुद्रा के रूप में प्राप्त हो सकता है या फिर वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकता है। लेकिन फाइनली वस्तु को भी हम क्या करते थे, मुद्रा के रूप में ही वैल्यूएशन करते थे, इसका मूल्यांकन करते थे कि हमें कितना वस्तु की प्राप्ति हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी मुद्रा से रिलेटेड है, मुद्रा से ही रिलेटेड है। मुद्रा है, बचत है और साख है। तो अब देखेंगे कि ये मुद्रा क्या होता है। आइए अब समझते हैं मुद्रा क्या होती है। मुद्रा की परिभाषा अलग अलग विद्वान अलग अलग दिए हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा उलझाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, मतलब जो कुछ भी रुपया काम कर देता है वही मुद्रा है। ठीक है। अलग अलग विद्वान जो है अपने अपने समझ के अनुसार अलग अलग परिभाषा दिए हैं। किसी ने ये कहा कि अगर राज्य सरकार द्वारा कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाए वो मुद्रा कहलाती है। जैसे पुराने ज़माने के राजा महाराजा थे, वे मिट्टी के चाहे वो सिक्के चला दे या फिर किसी धातु के सिक्के चला दे, बस उस पर मुहर लग गया राज्य सरकार का, वो मान्य हो गया। ठीक। उसके बाद हम मुद्रा के महत्व के वैज्ञानिक के जो भी अर्थशास्त्री हुए हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके दिए गए कथन से ही स्पष्ट हो सकता है कि मुद्रा का वास्तविक रूप में हमारे अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है। मार्शल, वो आपके बैठने वाला मार्शल नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, चूँकि हमारे देश के नहीं है इसलिए उनका नाम मार्शल होता है, या फिर कुछ और हो सकता है, अलग अलग प्रकार के गाड़ी होता है। एलन मस्क हो गया, ठीक है या फिर मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक है। उसके बाद मार्शल ने कहा है कि आधुनिक युग का जो प्रगति का श्रेय है मुद्रा को ही जाता है। अगर आधुनिक युग में, मतलब अभिन्न के युग इतना प्रगति कर लिया है, अगर किसी के कारण हो पाया है, इतना संभव हो पाया है, तो वह मुद्रा ही है। वहीं ट्रिस्कॉट कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, दिल नहीं है, ठीक है, हृदय नहीं है, तो रक्त प्रवाह क्या है? जरूर है। इसकी इम्पोर्टेंस इससे समझ सकते हैं कि हार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये रक्त प्रवाह है। अब ब्लड सर्कुलेशन आप जानते ही हैं, जब तक इसका साथ है तब तक आपके जीवन का हाथ है। अगर दोनों में से किसी का साथ टूटा कि आपकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसी बात से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ही मायने रखती है। ठीक है। अगर हम मुद्रा के इतिहास की बात करें तो जब हम आदि मानव थे या फिर उससे आगे बढ़े तो हमारी आवश्यकता बहुत लिमिटेड थी, बहुत सीमित थी। बस हम केवल खाद्य संग्राहक थे। अब पूछिए कि खाद्य संग्राहक क्या होता है? तो खाद्य संग्राहक वो होता है कि अगर भूख लगा है, ठीक है, अगर भूख लगा है तो भोजन की घूम कर कहीं से व्यवस्था कर लेना खाद्य संग्राहक कहते हैं। मतलब हम किसी प्रकार की वस्तुओं को, खाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कर लिए। चाहे वह अगर पेड़ पौधा लगा हुआ है तो उससे हम क्या किए? आम तोड़ लिए, या फिर कोई जानवर है तो उसको मार के खा लिए। हमारी बस उस समय की आवश्यकता इतनी थी, बस पेट भर लो भाई। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और हम लोग की संख्या बढ़ती चली गई, और बढ़ते चले जाने के कारण ये हुआ कि जो भी संसाधन थे हमारे पास, मतलब जानवर थे या फिर फल थे या फिर अन्य वस्तु जो खाने में प्रयुक्त किए जाते थे, वे बहुत कम पड़ने लगे। अब बहुत कम पड़ने लगे तो अब इस अवस्था से निकलने का एक ही तरीका था कि हम आदान प्रदान करें। वो कैसे? जैसे मान लीजिए इसके पास, इसने क्या किया है कि बहुत सारे आम इकट्ठा किया है। इसने गया
इसने गया और जंगल से क्या किया कि बहुत सारा आम इकट्ठा किया, और ये बेचारा गया लेकिन इसे कहीं एक भी आम नहीं मिला, एक भी आम नहीं मिला। तो अब ये भूखा है, बहुत भूखा है, देख रहे हैं इसका पेट भी नीचे पीछे की तरफ चला गया है, बहुत भूखा है। तो कह रहा है कि भाई भाई क्या करो ना, कुछ आम में से दे दो ना। तो ये कहा क्यों, मैं तुम्हें आम क्यों दूँ, मैं तुम्हें आम क्यों दूँ। तो कहा देख आज मुझे नहीं मिला है ठीक है, लेकिन जैसे ही कल मिलेगा तो मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। तो इसने कहा कि ठीक है चल एक आम खा ले तू, ठीक है, कितना सुंदर आम है, उतना सुंदर नहीं है, नज़र लग जाएगा इसको, ठीक है, चल एक आम आज खा ले तू। तो ये जो बालक है इसको जो आम दिया है, तो जो लेन देन की बात हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। विनिमय, विनिमय को हम साधारण रूप में लेन देन से समझते हैं, लेन देन, ठीक है। मान लीजिए कल होता है और कल इसको आम नहीं मिलता है, कुछ और मिल जाता है, इसको मान लीजिए अमरूद मिल जाता है। इसने लाया और कहा भाई आम तो मुझे मिली नहीं, मुझे तो मिली अमरूद, अब क्या करो तुम अमरूद ले लो। कहा नहीं, ये बोला नहीं मैं अमरूद क्यों लूँ, मैंने आम दिया था, मुझे आम दो। तो कहा भाई तो अब क्या होगा। इस कहानी से हम ये सीखे कि जो वस्तु के रूप में जो आदान प्रदान हुआ वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल इस रूप में हो जाता था कि एक प्रकार की अगर वस्तु नहीं मिले तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती थी। बिना हम वस्तुओं को लेन देन से अब रहना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, और लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण उनकी आवश्यकताएं भी लगभग बढ़ती चली जा रही थी। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को समान रूप से वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, इसीलिए वे समाज में रहने के साथ साथ आपस में लेन देन कर लिया करते थे, ठीक है। वे आपस में क्या करते थे, एक सामान के बदले में दूसरे सामान का लेन देन कर लिया करते थे, और उसी प्रकार उनकी क्रियाएं आगे बढ़ती चली गई। इनमें बहुत प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। ये जो विनिमय के जो साधन थे मुख्य रूप से दो थे। अगर हम आज की स्थिति देखें तो आज भी हमारी निर्भरता एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ों का हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे घर में नहीं बनता है। इस मार्कर को खरीदने के लिए हमें किसी दुकान में जाना पड़ा और दुकान से लेना पड़ा। आपके हाथ में जो फ़ोन है वो आपके घर में नहीं बना है, वो कहीं और से बना है। ये जो कपड़ा देख रहे हैं या फिर कैप देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, हमने क्या किया है कि अलग अलग लोगों से इसे प्राप्त किया है, ठीक, अलग अलग लोगों से प्राप्त किया है। भले इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार का भुगतान क्यों ना करना पड़ा हो, और भुगतान के रूप में आज मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित है, तो मुद्रा के विनिमय से ही हमें क्या इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उसी प्रकार आज की जो स्थिति वही है कि हमारी निर्भरता जो है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंस बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। बिना लोगों की सहायता से हम किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। अगर हमें बुक की ज़रूरत है तो बुक तो हमारे घर में बनता नहीं है, हमें कहीं और किसी न किसी से खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपके घर में चावल नहीं है तो चावल कहीं और से खरीदना पड़ेगा। कपड़े के लिए किसी और पर निर्भर है, मीट के लिए किसी और पर निर्भर है। मतलब जीवन की लगभग अधिकांशता जो वस्तुएं हैं हमें एक दूसरे की निर्भरता से प्राप्त होती है। सब्जी चाहिए तो वेजिटेबल मार्केट जाइए, वहाँ से मिलेगा, और सारा का सारा एक ही जड़ है। अगर रुपया, बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अगर ये आपके पास है, दुनिया मुट्ठी में, ठीक है, ये अगर आपके पास है, दुनिया मुट्ठी में है, आज आप लाइन लगा दीजिएगा सामान का, जो चीज़ चाहिए, जो भी आवश्यकताएं हैं, आप लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जिस रुपया को आप देख रहे हैं, इसने अच्छे अच्छे वो सबक सिखा दिया। कितने अच्छे अच्छे रिलेशन इसके चक्कर में बिगड़ जाते हैं, और बिगड़े हुए रिलेशन भी बनाने का काम करता है। कुछ विद्वान तो यह कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का धुरी मुद्रा ही है, अर्थव्यवस्था की धुरी मुद्रा ही है, और हम मानते हैं कि ये हम सब की धुरी है। अगर मुद्रा को हटा दिया जाए हमारे जीवन से तो एक बार कल्पना करके देखिए हमारा क्या होगा।
हमारी अधिकांशतः आवश्यकताएं हैं कैसे पूरी होगी अगर पैसा ही नहीं रहेगा। और जिनके पास पैसा नहीं रहता है वे गरीब कहलाते हैं। हम पढ़े थे बीपीएल और एपीएल, उसमें बताए थे कि एक ऐसा सीमा रेखा जो कि निर्धारित करती है, अगर जो ऊपर है वो एपीएल, एक खास आय के आधार पर तय किया जाता है कि जिसका आय कम से कम इतना है, इसके ऊपर रहने वाले एपीएल में या नीचे रहने वाले बीपीएल में हो जाएंगे। तो रुपया बहुत मायने रखता है। अब हम देखें कि विनिमय के साधन क्या क्या है। विनिमय के साधन दो रूप में हम देख सकते हैं कि एक तो वस्तु के रूप में हो सकता है, एक तो वस्तु के रूप में हो सकता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है अक्सर हमसे, उतना मैनेज कर लीजिएगा। एक तो वस्तु के रूप में होता है और एक मुद्रा के रूप में होता है। इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और इसको हम मुद्रा विनिमय कहते हैं, या प्रणाली भी कह सकते हैं, इसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब पूछिएगा कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तब वस्तु जिस प्रणाली से वस्तुओं का लेन देन हो, क्या जिस प्रणाली से वस्तुओं का लेन देन हो वह वस्तु प्रणाली कहलाता है। जिसमें वह प्रणाली है जिसमें एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे गांव में प्याज वाला आता है क्या गांव में प्याज वाला आता है और क्या करता है कि आपके घर से लोहा को, प्लास्टिक को ले लेता है और बदले में क्या दे देता है, प्याज दे देता है। या फिर ये भी देखे होइएगा कि नारियल वाला आता है, और नारियल वाला आज तो फ़ोन भी नारियल के बदले बेचे जा रहे हैं। ठीक है, आप अपना टूटा फूटा हुआ उसको फ़ोन दे देते हैं और वो आपको नारियल दे देता है। जैसे सन पापड़ी वाला हुआ, और सन पापड़ी लेकर आता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने घर से कुछ टूटे फूटे सामान ले जाकर उसको दे देते हैं और वो क्या करता है, उनको सन पापड़ी दे देता है। ठीक है, जैसे किसी को तेल चाहिए, उसके घर में पैसा है नहीं और उसे तेल चाहिए। उसके घर में है गेहूँ, उसने क्या किया, गेहूँ लिया और दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार ने उस गेहूँ को तौल लिया और पता लगा लिया ये गेहूँ कितना मूल्य के बराबर है। मान लीजिए अगर 5 केजी गेहूँ लेकर गया है, 15 रुपये है, तो 75 रुपया उसका हो गया। कहाँ, तो 75 रुपया हो गया, तो 75 रुपया अब वो तेल ले सकता है, तो 75 रुपया का तेल दे दिया जाता है। तो ये हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम ये देख लिए कि हम एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, वस्तु से वस्तु लेन देन करते हैं, बदल लेते हैं। उसके बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली में हमारे जेब में रोकड़ा होता है, पैसा होता है, रुपया होता है। हमारे पास रुपया होता है, इस रुपया से तो हम सारी दुनिया घुमा सकते हैं। का कुछ गलत लिख दिए, हाँ रुपया, ठीक है, आप सही है। रुपया हमारे पास होता है और हमें जिस वस्तु की ज़रूरत है, जिस वस्तु की, मान लीजिए साबुन की ज़रूरत है, हम दुकानदार के पास गए, रुपया हमने दिया और दुकानदार ने हम लोग को क्या किया है, साबुन दे दिया। ठीक है, हमें कपड़ा की ज़रूरत है, हमने क्या किया कि दुकानदार को रुपया दिया और हमने कपड़ा ले लिया। ठीक, अगर हमें फ़ोन की ज़रूरत है, अगर हमको फ़ोन की ज़रूरत है तो हमने क्या किया कि रुपया दिया और फ़ोन ले लिया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास रुपया है और हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, हम रुपया से आसानी से उसको क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं या फिर विनिमय कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली और ये हुआ मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली में हमारे पास रुपया होता है, ठीक है, और उससे हम जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको हम खरीदते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में रुपया नहीं होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे पास रुपया नहीं होता है, कोई वस्तु होता है, उस वस्तु को देकर हम अपनी ज़रूरत की वस्तु को प्राप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है और ये मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, इसका क्या रोल है। ठीक है, और उसके बाद साख वाले चैप्टर को हम उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो
वीडियो क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और आपको मन लगेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।